आ गया। इस वीडियो में हम जिस चीज की मरम्मत करने जा रहे हैं वह है द्वितीय विश्व युद्ध का एक गवाह, सबसे प्रसिद्ध बोल्ट एक्शन राइफलों में से एक, जो जर्मनी की मॉजर कंपनी की कार्ल राइफल है। बेशक हम इसे के 98 के नाम से जानना और पुकारना ज्यादा पसंद करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की एक क्लासिक के रूप में उस समय की जर्मन सेना के लगभग हर सैनिक के पास यह राइफल थी, लेकिन अगर आप इसकी बट की कागजी डिस्क की बनावट देखें तो क्या यह सच में वही के 90-8 है जिसे हम जानते हैं, या फिर यह G99 है? तो इस वीडियो में ये विदेशी कारीगर रेजोल्यूट ट्यूओगे, जो अभी इसे खोलने का काम कर रहे हैं, न केवल इसकी पूरी तरह से मरम्मत करेंगे बल्कि इस इन्फेंट्री वर्जन की 98 के को स्पोर्ट्स वर्जन में भी मॉडिफाई करेंगे, जिसे स्पोर्ट्स वर्जन में मॉडिफिकेशन कहा जाता है। उसका मतलब है कि सैन्य मानक की राइफल को इस तरह बदला जाए कि वह और हल्की और सटीक हो जाए और नागरिकों के लिए शिकार तथा खेल शूटिंग के लिए ज्यादा उपयुक्त बन जाए। यहाँ इस तरह का मॉडिफिकेशन और रूपांतरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खास तौर पर आम हो गया था। आखिरकार युद्ध के मैदान से बची खुची, सेवा से हटाई गई के 99 के मोसिन नागेंट जैसी राइफलों की भारी मात्रा में भरमार हो गई थी। एक नई असली शिकार राइफल खरीदने की तुलना में बहुत से आम लोगों के लिए एक सेकंड हैंड राइफल खरीदकर उसे स्पोर्ट्स वर्जन में मॉडिफाई करना सबसे किफायती विकल्प था। इस दुकान ने डिसअसेंबली का काम पूरा करने के बाद जंग लगे धातु के पुर्जों को अलग कर दिया। उन्हें उबलते हुए गर्म पानी में डाल दिया जाता है और लगभग 20 मिनट तक उबाला जाता है। इस कदम का मकसद जंग हटाना है। वे जो पहले सतह पर जमी हुई लाल भूरी जंग फेरिक ऑक्साइड थी, वह उबलते पानी में टाइटेनियम ऑक्साइड की प्रक्रिया से गुजरकर काले रंग के फेरोफेरिक ऑक्साइड में बदल जाती है। और चूंकि उबालने का समय ज्यादा नहीं होता, इसलिए यह जो अभी अभी बनी काली फेरोफेरिक ऑक्साइड की परत है वह ज्यादा मजबूत नहीं होती। इसलिए बाद में इसे स्टील वूल या ब्रश से आसानी से हटाया जा सकता है, जिससे जंग हटाने का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। इसके अलावा अगर उबालने का समय बहुत लंबा हो और यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाए तो पुर्जों की सतह पर एक स्थिर और मजबूत काली ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत बन सकती है। और यह भी एक प्रकार की फॉस्फेटिंग प्रक्रिया है जिसे मैनशोफालान कहा जाता है। तो बंदूक की बैरल के अंदरूनी हिस्से की सफाई के बाद उसकी स्थिति भी काफी हद तक बेहतर हो जाती है। हालांकि इन पुर्जों पर थोड़े बहुत जंग के निशान अभी भी रह सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ठीक है। जंग हटाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब बंदूक के हिस्से में कुछ छेद करने होंगे और उनमें थ्रेडिंग करनी होगी, ताकि बाद में ऑप्टिकल साइट्स को आसानी से लगाया जा सके। बेगाल के चेम्फरिंग और टेस्टिंग के बाद इस छेद की प्रोसेसिंग भी पूरी हो जाती है। अब बंदूक की बैरल के बाहरी हिस्से पर जो खुरदरे और खराब हिस्से हैं, उन्हें लॉ जी पॉलिशिंग और ग्राइंडिंग से ठीक करेगा। GSI के गन बोल्ट डिजाइन वाले पुर्जों के लिए टोजी न्यूट्रल रस्ट रिमूवर का इस्तेमाल करके जंग हटाएगा। और यह जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त गन स्टॉक है, उसके लिए बढ़ई टोजी के पास कोई अच्छा समाधान नहीं था, इसलिए उसने इसे फेंक दिया और एक बेहतर दिखने वाला स्टॉक लगा दिया। इस बार टोजी का उद्देश्य इस पेपर ट्यूब को केंद्रित करना नहीं है, बल्कि इसका एक हिस्सा काटने के बाद कुछ करना है। फिर इसे मोड़ दें जिससे यह एक मुड़ी हुई हैंडल बन जाए। यह कुछ इस तरह दिखता है। कागजी कलम को मुड़ी हुई कलम में बदलने का कारण यह है कि बाद में ऑप्टिकल साइट्स इंस्टॉल करते समय यह रास्ता न रोके और गन के बोल्ट को आसानी से ऑपरेट किया जा सके। जहां कटाई और मोड़ने के बाद हिस्सा गायब हो जाता है, उसे थर्मल प्रोटेक्शन के बाद वेल्डिंग करके भरा जाएगा। यहाँ की कागजी हैंडल दिखाती है कि यह बंदूक 99 की नहीं है। अगर ध्यान से देखें, यह G99 भी नहीं है। दोनों के बीच का ट्रांजिशन मॉडल है। मानक माउजर मॉडल के साल को पीछे ले जाना होगा। यह 1933-35 का उत्पाद है। डिजाइन 1924 में हुआ, उत्पादन 1933 में शुरू हुआ। इसे 1924 या 1933 मॉडल भी कहते हैं। अब जब हैंडल का काम पूरा हो गया है तो अगला कदम है रिसीवर पर नीले रंग का इंडिकेटर लिक्विड लगाना और फिर बोल्ट डालकर टेस्ट करना। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि बोल्ट और रिसीवर के बीच कहां कहां पर रुकावट या असमानता है। इन क्षेत्रों में थोड़ा सा पॉलिशिंग पेस्ट लगाकर उन्हें घिसा जा सकता है। अब हम अगले चरण में प्रवेश करते हैं। यहाँ टोगो ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर शेल्स और 33% सांद्रता वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार किया है। इन्हें मिलाने पर एक हल्का संक्षारक जिंक क्लोराइड घोल और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसके बाद अशुद्धियों को छान लिया जाता है, जिससे साफ जिंक क्लोराइड घोल बचता है। फिर इसमें अमोनिया वाटर मिलाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य कॉम्प्लेक्सेशन को समायोजित करना और ऑक्सीकरण में सहायक भूमिका निभाना है। इसके बाद पुर्जों पर डिग्रीजिंग क्लीनर छिड़का जाता है। अच्छी तरह साफ करने के बाद अब हम वह रासायनिक घोल लगा सकते हैं जिसे हमने अभी तैयार किया था। तो अभी अभी इतनी देर से तैयार की जा रही वह दवा असल में एक प्रकार का जंग उत्पन्न करने वाला एजेंट है। इसे पुर्जों की सतह पर समान रूप से लगाते ही जल्दी ही एक लाल भूरी जंग की परत बन जाती है। अब सवाल यह है कि जब हमने पहले जंग को पूरी तरह साफ किया था तो अब फिर से इसे जंग क्यों लगवा रहे हैं?
यहाँ टोगो क्या करने जा रहे हैं वह है मेंशो फैलान सुरक्षा प्रक्रिया। फर्क इतना है कि इस बार यह जंग हटाने के लिए नहीं बल्कि पुर्जों की सतह पर गहरी समान और सघन काली ऑक्साइड की सुरक्षा परत बनाने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं वह 3 बार दोहराए गए उबालने की प्रक्रिया के बाद का प्रभाव है जो वाकई काफी अच्छा है। तो ब्लैक ऑक्साइड प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में आखिर में निश्चित रूप से एक परत तेल की फिल्म लगाई जाती है ताकि बेहतर सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा एक और बात यह है कि हर बार उबालने के बाद सॉफ्ट फिल्म की मदद से उन डीली ऑक्साइड परतों को पॉलिश करना जरूरी होता है ताकि काले रंग की सतह का प्रभाव और भी बेहतर मिल सके। इन छोटे पुर्जों के लिए भी प्रक्रिया लगभग एक जैसी है जो मानक प्रक्रिया का हिस्सा है। सबसे पहले न्यूट्रल रस्ट रिमूवर से जंग हटाई जाती है, फिर ब्लैक ऑक्साइड ट्रीटमेंट लिक्विड से कोल्ड ब्लूइंग प्रोटेक्शन किया जाता है और आखिर में सॉफ्ट फिल्म और ओनाइल फिल्म की परत लगाई जाती है। इन सब की प्रोसेसिंग बाद छोटे पुर्जों के बाद अब हम देखते हैं कि यह एक क्षैतिज रॉड है, मजबूती बढ़ाने वाला बोल्ट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका काम नए गन स्टॉक की मजबूती को बढ़ाना है, लेकिन इसे स्थापित करने के लिए गन स्टॉक में एक उपयुक्त छेद भी बनाना होगा। इसके अलावा नए गन स्टॉक के रूप में इसके और मूल के अन्य हिस्सों के बीच फिटिंग में अभी भी कुछ छोटी समस्याएं हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। उदाहरण के लिए यहाँ थोड़ा अटक रहा है, इसीलिए गन स्टॉक को थोड़ा घिसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है गन बैरल और गन स्टॉक के बीच की फिटिंग। आप देख सकते हैं कि यहाँ फिटिंग काफी टाइट है, कागज की शीट भी नहीं घुस सकती। लेकिन असल में अगर यह इन्फेंट्री वर्जन होता तो ठीक था, पर स्नाइपर राइफल के रूप में यह सही नहीं है। एक कागज की शीट जितनी जगह छोड़ने के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण हैं। सबसे पहले, जब राइफल से फायरिंग होती है तो बैरल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और उसमें हल्की सी फैलाव आ जाती है। अगर बैरल गन स्टॉक से पूरी तरह चिपका हो तो फैलाव के समय वह गन स्टॉक को दबा देगा, जिससे गर्मी असमान रूप से फैलती है और अगर यह ज्यादा हो जाए तो यह गोली के मार्ग को भी प्रभावित कर सकता है। दूसरा, गोली चलने पर बैरल में हल्का कंपन भी होता है जो कि ट्यूनिंग फोर्क टनकार जैसा होता है। अगर इस कंपन में कोई रुकावट आ जाए तो हर गोली के निकलने का कोण अलग अलग हो सकता है, जिससे सटीकता में गिरावट आ सकती है। अंत में, चूंकि कंपन अनुमानित किया जा सकता है, इसलिए कुछ अनुभवी निशानेबाज इन हल्के कंपन का पूर्वानुमान लगाकर अपनी सटीकता बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से बैरल और बाकी हिस्सों के बीच के अंतर को ध्यान में रखने की इस तकनीक को फ्री फ्लोटिंग बैरल कहा जाता है। साधारण जानकारी के बाद अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि टोजी के हर कदम का क्या उद्देश्य था। स्टॉक पर छेद करना और उसे घिसना इन हथियारों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए नंबरों की पकड़ को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। इसके अलावा रिसीवर हिस्से में क्ले से भराव किया गया ताकि रेजिन के गलती से फैलने से बचा जा सके, और मोल्ड से आसानी से निकालने के लिए बैरल वाले हिस्से पर रिलीज एजेंट भी लगाया गया। जहां तक पहले बैरल पर टेप लगाने की बात है तो वह बैरल और स्टॉक के बीच एक दरार छोड़ने के लिए किया गया था। अब बस सूखे नंबरों के किनारों को ठीक करना बाकी है और इस तरह यह उपयोगी फ्री फ्लोटिंग बैरल तकनीक भी पूरी तरह तैयार हो जाती है। अब हम अंतिम असेंबली चरण में प्रवेश कर सकते हैं। दरअसल पूरी राइफल को असेंबल करना बहुत ही आसान है, क्योंकि एक मानक सर्विस राइफल के रूप में इसे शुरू से ही युद्ध के मैदान पर विश्वसनीयता और सैनिकों के लिए आसानी से सीखने योग्य होने के सिद्धांत के तहत डिजाइन किया गया था। पूरे ढांचे में मॉड्यूलर संरचना अपनाई गई है, जिसमें बोल्ट, मैगजीन, स्टॉक आदि सभी पुर्जे अपेक्षाकृत स्वतंत्र हैं और इन्हें केवल कुछ ही स्क्रू और फिक्सिंग पिन की मदद से आसानी से जोड़ा जा सकता है। बेशक इसमें कुछ कठिनाई भी होगी, आखिरकार इसमें संबंधित स्पोर्ट्स मॉडिफिकेशन की गई है। जैसे यहाँ जब साइड माउंट इंस्टॉल करना होता है तो इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। अभी अभी यहाँ ट्रोजी ने 2 पेशेवर कैलिब्रेशन रॉड्स, जिनके सिरे नुकीले हैं, का उपयोग करके आगे और पीछे दोनों माउंट्स की कोएक्सियलिटी को कैलिब्रेट किया है। इसके बाद वह इस ग्राइंडिंग रॉड का उपयोग करेगा और ग्राइंडिंग पेस्ट के साथ मिलाकर रिंग माउंट की भीतरी दीवार को ग्राइंड करेगा। ऐसा करने से शूटिंग के बाद रिकॉइल के कारण साइट का धीरे धीरे खिसकना रोका जा सकता है। साथ ही रिंग माउंट की अनियमितता के कारण होने वाले स्थानीय दबाव और विकृति से भी बचा जा सकता है। जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है
ये सॉरी बाबू कौन है भाई इस गेम में? ये कौन आया? इस पे चढ़ जाने तो रिवाइव दे दे। ये सॉरी बाबू का तो नाम भी नहीं देखा मैंने। नाइस, बढ़िया हंटर। यूनिक। कम डीजे वाले बटन में करना पड़ता है। वाह व्हाट द हेल यार, कृष्ण राज से पिट गया यूनिक। अबे हंटर को बचाओ। नहीं नहीं, हंटर तो ग्लिच। जोन में भागो, जोन में। यूनिक किससे पिटा है? अरे कल गाने के लिए बोलो, कल थोड़ी ज्यादा सुपर चैट करूंगा कल मैं। अच्छा देख रहा वो हॉस्पिटल गई थी पता है, चेक मतलब करा के आई है। मैं गला तो यार मेरा भी खराब है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों दिमाग खराब हो गया मेरा तो। की वजह से It's safe here. Got it. Save me. अबे हंटर को बचाओ जाके। अबे Got it. मुझे तो भाई गाड़ी जाऊंगा अभी, गाड़ी में से बदलेगा भाई, ये तो मरेगा। मरा भाई मरा। अबे क्या है रे, सारे बंदे मर गए। हद होती है। कितने बंदे? कितने बंदे? आगे खतरा बस है। यार अरे यहाँ बंदे कितने थे? 3। यार नेक्स्ट में आता है यार। Here. राइट में Save me. इधर अपने बंदे नहीं नहीं नहीं, हम 3 थे और तुम बोलो आ गए। क्या दीदी? पीछे गाड़ी आ गई है गाइस।